हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस तिवारी। आज आप लोग को ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चैप्टर थ्री का जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करवाऊंगा, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला पीरियोडिक उसमें आपको हेल्प मिल सके। ओके, तो हम लोग ने चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो सेल बनते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हम लोगों ने देखा था, पहला था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा था आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या था? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने इसको बताया था कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और ये स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें हम लोग देखा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे इस जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे क्या क्या सब्सटेंस यूज होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि ये आपका जो इसमें यूज होता है वो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। क्या यूज होता है? इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो वाटर में जाने पर डिसोसिएट होता है, अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। किसमें होता है? अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं आपके? दो टाइप के, पहला स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। पहला स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे आर 100% डिसोसिएबल इन वाटर, मीन दे आर 100% आयोनाइजेबल। ये 100% आयोनाइज होते हैं। इसमें आपके क्या आते हैं? साल्ट आ जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है। ठीक है, वीक उसमें क्या आता है? इसमें वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस, ये दो चीजें आ जाती हैं कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट ये होते हैं। साल्ट किसी भी टाइप का साल्ट हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, चाहे वीक एसिड वीक बेस से बना हो, चाहे फिर वो किसी भी उससे बना हो, डजंट मैटर, आपका वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और वो 100% आयोनाइजेबल होगा ही होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोगों ने ये देखा था कि हाँ, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें चार्ज आयंस तो होते हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उसका कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसका हम लोग कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने देखा था कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने एक टर्म निकाला था, रेजिस्टेंस का टर्म निकाला था। रेजिस्टेंस के टर्म को हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने बनाया था जो रेजिस्टेंस के लिए कि अगर एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है, एक हमारे पास क्यूब है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट अगर दिया हुआ है और कह दिया जाए कि ये क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब एक बराबर हो जाएगी, सभी की साइड क्या मान लिया? ए मान लिया जाए। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मींस लेंथ ऑफ द क्यूब। ठीक है, लेंथ ऑफ द क्यूब। ओके, दूसरा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों को मिला के हम लोगों ने ले लिया था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A और L by A, और ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया था R इक्वल्स टू कप्पा इनटू R इक्वल्स टू रो इनटू L by A, और यही आपका जो रो है, यही आपका जो रो है, इसी रो को हम लोगों ने क्या किया था? रेजिस्टिविटी क्या बनाया था? इसी रो को हम लोगों ने रेजिस्टिविटी कहा था। ठीक है, और इसका डिफिनेशन भी हम लोगों ने देखा था कि अगर L इक्वल टू 1 हो जाए और A इक्वल टू 1 ये सेंटीमीटर और A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो हमारा R इक्वल टू रो हो जाएगा। R इक्वल टू रो हो जाएगा। तो इसके हम लोगों ने इसी तरह डिफिनेशन
डिफाइन की थी। अब हम लोग देखा था जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा कंडक्टेंस होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग का क्या था, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, कंडक्टेंस घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस फॉर्मूले से हम लोग देख रहे थे अगर इनको इन्वर्स कर दिया जाए, क्या किया जाए, इसको इन्वर्स कर दिया जाए तो हमारे पास ये चीज बन के आता है 1/r दिस इक्वल्स टू 1/ρ एंड A/L, ये बन गया था। तो A/L बन गया हमारे पास। जैसे ही बना तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, यही आप क्या है कंडक्टेंस G से हम लोग डिफाइन किए थे, इसको हम लोगों ने कप्पा कह दिया था, और A/L। ठीक है, ये कंडक्टेंस हो गया, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी हो गया, जिसको हम लोगों ने कप्पा कह दिया था। क्या कह दिया था, कप्पा। और इसका डिफिनेशन भी हम लोगों ने इसी बेसिस पे निकाला था कि अगर A = 1 हो जाए और L = 1 हो जाए तो हमारे पास G = कप्पा हो जाता है। ठीक है, कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा हो जाता है। इसकी डेफिनेशन इसी के बेस पे हम लोगों ने निकाली थी। मींस दैट ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम का या 1 ml का जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसमें कितनी कंडक्टिविटी होती है, दैट इज नोन एज कप्पा। उसी क्या कहते हैं हम लोग, कप्पा कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला था। ठीक, ये फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव किया था। और साथ में हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और कंडक्टेंस का यूनिट आपका सीमेंस होता है, महो होता है, या फिर ओम इनवर्स होता है। ठीक है, और कंडक्टिविटी की यूनिट आपकी हो गई थी सीमन पर सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने कंडक्टिविटी के बारे में और ज्यादा देखा था कि कंडक्टिविटी कितने टाइप की होती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम लोग देख लिया था। उसके बाद हमारे पास आ गई थी मोलर कंडक्टिविटी। क्या आ गई थी, मोलर कंडक्टिविटी। और दूसरी हमारे पास आ गई थी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें हम लोगों ने देखा था कि एक मोल सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होगी, वही हमारा क्या होती है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्यूशन में अगर यूज किया गया है तो उसकी जितनी कंडक्टिविटी होगी वही कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी, हमारी मोलर कंडक्टिविटी। और इसका फार्मूला निकाला, इसका सिंबल था लैम्डा m, और इसका फार्मूला निकला था कप्पा * 1000 डिवाइडेड बाय C, वेयर C इज द कंसंट्रेशन। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या थी, एक ग्राम इक्विवेलेंट अगर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है किसी सॉल्यूशन में तो उसकी कितनी कंडक्टिविटी होती है, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, EQ। इसको हम लोगों ने देखा था कप्पा * 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट हम लोगों ने इसको देखा था। ठीक, ये हम लोग देख लिया था। इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या था, N * C। इक्विवेलेंट वेट क्या था, N * C, और N की वैल्यू हम लोगों ने इसके हिसाब से हम लोगों ने चेक कर लिया था कि हमारे पास रिलेशन आया था कि N * लैम्डा EQ दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये हमारे पास फार्मूला डिराइव हुआ था, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला डिराइव हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने जो देखा था कि हमारे पास क्या क्या चीजें कंडक्टिविटी पर, कंसंट्रेशन का कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग देखा था कि अगर हम लोगों ने कंसंट्रेशन बढ़ाया, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाया तो हमारे पास जो कप्पा होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कप्पा हमारा घटता जाता, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कप्पा हमारा क्या था, बढ़ता जाता है। मींस अगर डाइल्यूशन को बढ़ाया जाए तो कप्पा हमारा क्या होगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का हम लोग देखा जाएगा, डाइल्यूशन करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कम हो जाए और कम हो जाए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट कम होते चले जाएंगे तो हमारे पास इस कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि करंट को या चार्ज को मूव कराने के लिए हमारे पास आयंस नहीं रह जाएंगे ना, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इसीलिए कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। ये हम लोगों ने टर्म देख लिया था। अब हम लोगों ने जो मोलर कंडक्टिविटी का टर्म देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास क्या हो करके आएगी, कैसे निकलेगी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी में हम लोगों ने देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डाइल्यूशन। क्यों? एक स्पेसिफिक यहाँ पर 1 मोल है, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, यहाँ पर भी 1 मोल है, वॉल्यूम बढ़ाया। हमारे पास जो आयंस हैं उनको मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर स्पेस कम है, जिसकी वजह से कम आयोनाइज हो रहा है। यहाँ मूवमेंट करने के लिए हमारे पास ज्यादा है, जिसकी वजह से आयोनाइज और तेज हो रहा है, और हमारे चार्ज ज्यादा मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इनहैंस कर जाएगी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनहैंस कर जाएगी। तो डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी। जितना आप डाइल्यूशन करेंगे उतना ज्यादा ये कंडक्टिविटी बढ़ाती चली जाएगी। वही सेम प्रोसेस आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसमें यूज करिए, उसका डाइल्यूशन कर दिए तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन तो है। अब उस आयनाइज होकर मूव करने के लिए फ्री स्पेस उसको मिल रहा है, ज्यादा स्पेस मिल रहा है, तो ज्यादा वो मोशन करेगा, जिसकी वजह से आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टर्म को देखा था, ये टर्म हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी डिवाई हकल और सेंगर इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था, डिवाई हकल और सेंगर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, कि मोलर कंडक्टिविटी दिस इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a अंडर रूट सी, डिवाई हकल और सेंगर इक्वेशन। इसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसका मोलर कंडक्टिविटी ये है अंडर रूट सी में देखा जाए तो हमारा ग्राफ ऐसे बनता है। ग्राफ हमारा क्या होता है, ऐसे बनता है। ठीक है, ए की वैल्यू हम लोग के इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट लिए जाएंगे वो डिपेंड करेगा किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अगर 1:1 में है तो उस सभी के लिए, अगर 1:1 के इलेक्ट्रोलाइट है सबके लिए कांस्टेंट एक ही आएगा। 2:1 के लिए है तो उनके लिए कांस्टेंट एक ही आएगा। 3:1 के लिए है तो उनके लिए कांस्टेंट एक ही आएगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट इसके लिए अलग रहेगा, इसके लिए अलग रहेगा, इसके लिए अलग रहेगा, लेकिन इस टाइप की इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक ही आएगा, इस टाइप की इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक ही आएगा, और इस टाइप की इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एक ही आएगा। ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी साथ में, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास जो ग्राफ बन रहा था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास ग्राफ ये बन रहा था और ऐसे बन रहा था। मींस दैट हमारा कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज नहीं हो सकता, उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन 0 है, मींस दैट डाइल्यूशन क्या हुआ, इनफाइनाइट, इसीलिए ये कभी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो वो ट्रिक निकल के आई थी, उस ट्रिक में हमारे उस ट्रिक के लिए हमारे एक कोलरास नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ट्रिक बताई थी कि अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है तो वो मोलर कंडक्टिविटी उनके स्पेस में उनके दोनों सभी आयंस के मोलर कंडक्टिविटी की क्या होंगे, समेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समेशन के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे वो तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था इसके बारे में, तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि इसका क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने देख लिया था इसके लिए। ठीक है, अब हमने कहा था कि ये आयन किसमें हो, ये आयन जिसमें भी हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जाए, H+ HCl सॉरी CH3COONA सोडियम एसीटेट ये हो जाएगा, और तीसरा आपको दिया गया था NaCl। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये दोनों आयन जिनमें मिले उनको ऐड कर दीजिए और जिनमें नहीं मिल रहा उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या निकल गई थी, दिस इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू y और दिस इज इक्वल टू z। अगर ये हमने माना था ये और ये प्लस और ये माइनस, तो x प्लस y माइनस z, इस हेल्प से हम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी निकाला था। अब इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल रहते हैं, बस आपको वैल्यू रखनी है और जो ट्रिक बताया गया है जिनमें ये आयंस मिलेंगे उनको ऐड करना है और जिसमें ये आयंस नहीं मिलते उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसी बेसिस पे आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा और आप इसको कंप्लीट कर लेंगे और एग्जामिनेशन में ये आपके हेल्पफुल होगा। थैंक यू।